जय भीम आप सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं भोजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि आज हमारे साथ पूरे भारतवर्ष में एक जानी पहचानी शख्सियत है, अंजू बकरोलिया, जो कि एक वेबसाइट भी रन करते हैं तथागत डॉट लाइव के नाम से, और इनका यूट्यूब चैनल भी है तथागत डॉट लाइव के नाम से। और इनकी खास पहचान है कि ये दलित कम्युनिटी के, मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से पहले बी ब्लॉगर भी हैं। सही कह रहा हूँ अंशु भैया? बिल्कुल। मुझे भी ऐसे ही लगता है, अभी तक तो कोई मुझे हाँ। मिला नहीं है जो हाँ। ब्लॉग कर रहा हो और जो बाबा साहब और बुद्ध से रिलेटेड चीजों को हाँ। या अपने परिवार की वो चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हो जिससे हम्म। अक्सर लोग बचते हैं। स्वागत है अंशु भैया, जय भीम। नमो होता है। जय भीम आपको रजत। जी जी। तो अंशु भैया, पहला मेरा प्रश्न है आपसे कि ये जो आप काम कर रहे हो, मैं पहले काम से ही शुरू करूंगा, फिर थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आपकी वेबसाइट है, ये आपका, क्यों आपने किताबें बेचने का काम क्यों शुरू किया? इसके अलावा भी बहुत प्रॉफिटेबल निचेस हैं जहां पर कि आप काम कर सकते थे इससे ज्यादा, क्योंकि आमतौर पे किताब ऐसी चीज है, एक तो उसको पढ़ने वाले कम लोग हैं, दूसरा कि उस पर आपको कमीशन बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला। और आप तो टेक्निकली काफी साउंड थे पहले से, इंटरनेट आपको समझ में आता था, इंटरनेट पे किस तरीके से आपको पैसे कमाना है ये आपको पता था। तो इतनी हाई प्रॉफिटेबल नेचर्स को छोड़कर आप एकदम, सबसे मेरे ख्याल से सबसे कम आरपीएम अपने को मिलता है यूट्यूब पर भी। कमीशन वाइज देखा जाए तो कमीशन पे भी अगर आप उस पे अमेजोन के थ्रू भी अगर आप रीसेल कर रहे हो किताबें, तो वहां पर भी सबसे कम कमीशन है, मतलब हर तरह से आपको कम ही कमीशन मिलना है, कम ही आपको पैसा मिलना है। तो फिर क्यों ये शुरू किया आपने? एक्चुअली ये शुरू किया नहीं मैंने, ये शुरू अच्छा। हो गया। अच्छा। मैं टेक्निकल व्यक्ति हूँ और बहुत सारी कंपनियों के लिए काम कर चुका हूँ। मैं दैनिक भास्कर के लिए काम कर चुका हूँ। मैं हम्म। गूगल के 3D बिल्डिंग्स बनाता था, एक टाइम ये भी था। हम्म। और इसके लिए मेरे पेपर में कई बार नाम भी आ चुका है। हम्म। लेकिन किसी कारणवश मुझे है ना ग्वालियर शिफ्ट होना पड़ा। और जब मैं ग्वालियर शिफ्ट हुआ तो मैंने यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर जो लोगों का स्तर है, जो हमारे बहुजन लोगों का जो स्तर है, वो हम्म। अपनी बात जो है वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एग्जैक्टली। और उनको एक गलत नजरिए से भी देखा जाता है। दलित हैं, ये तो उत्पाती करते हैं, हम्म। उल्टे सीधे काम ही करते हैं। आपने सुना होगा यूट्यूब पर आजकल मैंने कुछ वीडियोस उठाए थे, चोरी चमारी करते हैं। हाँ। ये इसी इस तरह तरीके का से एक उनको दिखाया कॉन्सेप्ट जाता है। लोगों के हाँ। दिमाग में बना हुआ था। और हाँ। मैं इस कॉन्सेप्ट को तोड़ना चाहता था। हाँ। उनके दिमाग में जो नैरेटिव्स बने हुए थे दलित के और बहुजन्स के, बुद्ध हाँ। विहार के हम्म। बारे में, कि यहाँ तो गुप्त मीटिंग होती है। हम्म। तो ये नैरेटिव मैं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैं यूट्यूब में आया। और हम्म। यूट्यूब में जब मैं आया तो मैंने बहुत सारी चीजें की, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मैंने ट्राई करके देखा। क्योंकि हम्म। मैं इसी फील्ड से था। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, हम्म। मैंने वेब सीरीज बनाने की कोशिश की, मैंने जो है लोगों के इंटरव्यूज डाले, हम्म। बहुत लोगों को कनेक्ट किया इससे। मैंने ताइवान से कुछ है ना बुक्स आती थी फ्री में, जो बहुत कम लोगों को पता था। हम्म। मैंने वहां से बुक्स मंगाना स्टार्ट की। हम्म। और वैसे नॉर्मली वो एक या दो बुक्स भेजते थे। हम्म। मैंने जब उनको बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मैं ये बुक्स जो है लोगों को फ्री में पहुंचा रहा हूँ जिनको पढ़नी है सच में, हम्म। तो वो बल्क में भेजने लगे मुझे। मतलब 50, 60, 100, हम्म। 200 किताबें। हम्म। मतलब उनकी कीमत भी मेरे ख्याल से जो है वो 50-50 हजार रुपये हुआ करती थी। लेकिन वो ताइवान से किताबें मुझे फ्री में भेज देते थे। वो किताबें मैं उन लोगों को भेजता था जिनको बुक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हम्म। बुद्धिज्म के बारे में, हम्म। या उनको जानना चाहते हैं, बुद्ध के बारे में नहीं जानते हैं, बाबा साहब को नहीं जानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी किताबें थी जो मैं लोगों को अपने यूट्यूब की तरह, जो लोग भी मुझे कमेंट करते थे कि भैया ये बुक मुझे भेजिए, तो मैं भेज देता था। हम्म। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट हो गया कि बुक चाहिए तो तथागत लाइव पर जाके कमेंट करो। हम्म। और फिर मेरे पास फोन भी आने लग गए कि मुझे वाली बुक चाहिए, मुझे बाबा साहब के वॉल्यूम्स चाहिए, मुझे हम्म। बुद्धानिज धम्मा चाहिए। हम्म। अब मुझे लगा कि यार ये सारी बुक्स तो आपको दिल्ली में ही मिलेंगी और वहां से कोई ऑनलाइन सिस्टम था नहीं उस समय। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस चीज को क्रिएट करें, ये ये सिस्टम हम क्यों ये ना बना गैप दें। आपको दिखाई दिया कि ये कम्युनिटी के अंदर एक गैप है, उसको हम फिल कर सकते आज, हाँ, आज भी कोई नहीं है। हैं। हाँ। आज भी कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं है जहां से आप बुक ऑर्डर करें और प्रॉपर एक चैनल आपको पर्टिकुलर एसएमएस आए अमेजोन की तरह हम्म। कि आपका जो बुक है वो निकल चुका है, अभी हम्म। रास्ते में है, आपके पास पहुंचने वाला है, आज आउट फॉर डिलीवर के लिए मैसेज आ रहा है। ये आपको किसी भी वेबसाइट में नहीं मिलने वाला है। और मैं इस चीज में
काफी पुराने टाइम से इस चीज से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं इस चीज को कर पाया हूँ। मेरी जो टीम है बहुत शानदार है। वो इसमें मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, हमारी टीम भी जो काम कर रही है, वो इसमें ऐसा नहीं है कि सबको कोई सैलरी जा रही हो। सब अपने जितना हो सकता है सपोर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को हम डेवलप कर रहे हैं। और अभी इस चीज को बोलते हुए मुझे बहुत गर्व है कि अभी इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा है। एग्जैक्टली, नो डाउट। इसके अलावा भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन इतना सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कोई कर पा रहा। मेरे हिसाब से तो आपको उन सारी जो वेबसाइट्स हैं उनके साथ कोलैब करके काम करना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ कर ही रहे हैं। क्योंकि अगर उनकी किताबों, उनके पास जो आपका जो स्टॉक है, अगर वो अपनी वेबसाइट पर आप रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो और जल्दी उनका भी, क्योंकि आपको नहीं, पता ही वो है। बात सही है, लेकिन क्या हाँ। हो रहा है कि मैंने एक तो मैंने जब ये सिस्टम स्टार्ट किया ना, हम्म। मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं। मतलब ऐसा हाँ नहीं कि मैंने बोला हो कि भैया मैं नहीं बताऊंगा कि मैं बुक्स कैसे भेज रहा हूँ, बुक्स कहाँ हाँ से ला रहा हूँ। मैं हाँ। ब्लॉग्स के थ्रू ये सारी चीजें बल्कि पब्लिक करता हूँ। हम्म आपको पता है बाबा साहब के वॉल्यूम कहाँ से मिलते हैं दिल्ली में? हम्म। कोई नहीं बताएगा, वो ना हाँ, वहां जाने का रास्ता बताया। मैंने बकायदा आपने ब्लॉग बताया बनाया ये हुआ है। सारी चीजें। आप जाओ, लो, खुद लो ना। अगर आप हम्म नहीं ले पा रहे हो तो फिर हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन खरीद लो। हम्म तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपा के कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जैसे और भी प्लेटफॉर्म बने, क्योंकि हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं ही भविष्य, हो सकता है कोई दूसरा हो। हाँ एग्जैक्टली। तो अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न है कि वी ब्लॉगिंग का क्या, कैसे आपके दिमाग में आइडिया है कि वी ब्लॉगिंग करते हैं? वेबसाइट का तो समझ में आया कि किस तरीके से स्टार्ट हुई, लेकिन वी ब्लॉगिंग ब्लॉग्स को एक्चुअली, आप, हाँ। ब्लॉग्स जो आप बोल रहे हैं ना, उसका एक सिंपल सा फंडा वही था कि मुझे लोगों के नैरेटिव्स चेंज करने थे। अच्छा। 2 अप्रैल 2018 में आपको पता है क्या हाँ हुआ था? हाँ हाँ। और उस समय उस समय लोग यही बोलते थे कि बुद्ध विहारों में गुप्त मीटिंग हो रही है, ये सब हम्म लोग जो है उपद्रवी है। जहां बाबा साहब की फोटो गाड़ी पे मिलती थी वहां रोक कर उन्हें परेशान किया जाता था। वो सारी ग्वालियर चीजें में तो मुझे ये सारी देखने चीजें को बहुत मिल रही। ज्यादा होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो सारी चीजें ग्वालियर, तो मैं बोल रहा हूँ जातिवाद का जो गढ़ होता बड़े। है ना, वो ग्वालियर है। हम्म तो यहाँ इसी वजह से जो है बाबा साहब से जुड़े हुए लोग भी काफी सारे लोग हैं। और वो लोग जो है इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि हम्म यहाँ ये सब आम बात है, होता ही रहता है यहाँ पर। और हम्म। दूसरा, अगर आप अभी भी देखोगे तो मेरे पे अभी भी कुछ फर्जी केस वगैरह कर दिए गए हैं। हाँ, आपने बताया था। और और वो केस ऐसे किए हैं कि आपको क्या बताऊं। मतलब एक धारा होती है 294 हम्म जो मुझ पर लगाई गई है, जिसमें अगर आप गूगल सर्च करेंगे ना, तो हम्म वहां पर ऐसा है कि कोई व्यक्ति एक हम्म आम जगह पर अश्लील गाने गा रहा है लड़की को देखकर। हम्म। अगर ये बात मैं या किसी और व्यक्ति पे रखती तो लोग है ना मन में एक माइंडसेट बना लेते हैं कि एफआईआर होगी तो पक्का इसने कुछ ना कुछ किया ही हाँ, होगा। किया होगा। लेकिन आज ये नौबत है कि मतलब ये बात है कि अगर आज कोई ये सुनता है ना तो वो लोग हंसते हैं कि ऐसा आप कर सकते हो क्या? हाँ, तो और क्योंकि ब्लॉग आप एक है एक ना बहुत पब्लिक पब्लिक पावरफुल टूल। लाइफ भी है आपकी। मेरी जो लाइफ है पिछले 3 साल से पब्लिक है। हाँ और एक ब्लॉग जो है ना एक बहुत पावरफुल टूल है। वो एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को दिखाते हो कि आप कैसे हो। ब्लॉग में आप झूठ नहीं बोल सकते हो। अगर आप पर डे ब्लॉग डाल रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाओगे, आप किस हाँ टाइप के व्यक्ति एग्जैक्टली। हो, आप क्या कैसा आपका नेचर है। कहीं ना कहीं वो चीज लोगों को रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। हम्म तो ब्लॉग की वजह से जो है लोगों को पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हम्म मतलब मैं सिंपल से कोई गाना गाने को बोलते हैं, मुझे वो गाने में शर्म आ जाएगी, तो मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ? तो ये ब्लॉग एकमात्र कारण है। मैं लोगों को भी यही बोलता हूँ, अपने जितने सम्राट हैं उनको ये बोलता हूँ कि आपको ब्लॉग शूट करके डालना चाहिए, ताकि आपके जो कम्युनिटी का जो लोगों के दिमाग में माइंडसेट है ना, वो चेंज हो सके कि आप ऐसे नहीं हो। आपको ऐसा दिखाया जा रहा है, ये पुरानी जो किताबें उनमें ये लिखा हुआ है, इस वजह से लोगों को लगता है कि आप हम्म इस तरह से काम कर रहे हो। अगर आप रिसेंटली अभी कोई सी भी है ना वेब सीरीज है, बहुत सारी वेब सीरीज मैं देखी अभी रिसेंटली, तो मैंने उसमें ये चीज देखा कि वहां पे अगर आप देखोगे ना तो एक खास वर्ग के लोगों के नाम वहां पर होते हैं। हम्म लेकिन कभी वहां पर आपको वाल्मीकि, ना जाटव, ना हम्म। कोरी, इस तरह के आपको सरनेम मिलेंगे ही नहीं। ऐसा लगता है कि वो पूरे भारत से उनको है ना गायब कर दिया गया। उनके दिमाग में ही नहीं आता ना सर वो। उनके और दिमाग वो में चीज ऐसे अगर लोग आते ही नहीं है, अपन जैसे जो लोग हैं उनके दिमाग में आते ही नहीं कि अगर किसी किसी कैरेक्टर को अगर नाम देना है तो रजत मौर्य नाम हो ही नहीं सकता, या अंजुल गंगोलिया नाम नहीं हो सकता उसका। वो ही होगा संगानिया और खन्ना, अरोरा, त्रिपाठी, द्विवेदी, यही नाम वो और रखेंगे। आपको पता है उस वेब सीरीज का नाम पंचायत है, और उसमें ना एक करेक्टर दिखाया गया है जो शराब पीकर एक हाँ गाड़ी चला रहा होता है। हाँ। नशा मुक्ति के लिए एक उसका प्रचार कर सरनेम रहा याद होता आता है है। गवर्नमेंट। उसका सरनेम यादव है।
हाँ, मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना सारे चाहते ज्यादा हो? दारू पीते हैं। मतलब ये छोटे काम और इस तरह की हरकतें जो वो यादव करते हैं, हाँ वहां भी तो कोई पांडे तिवारी हो सकता था ना। हाँ, क्योंकि जब उस आपने पूरी सबका पांडे तिवारी ले रखा है तो उनको भी एक को पंडित पांडे तिवारी को वो काम देते। पूरी सीरीज में ही सारे स्वर्ण तबके के ही कैरेक्टर हैं उसमें, मतलब ऐसा एक आदि कोई कैरेक्टर होगा जिसका कुछ छोटा सा रोल होगा, बाकी सारे आप मेन लीड कैरेक्टर से लेके सपोर्टिंग कास्ट तक सारी चीजें वही है। इवन विधायक भी जो आता है वो भी अपर कास्ट का है, मतलब हर हर कोई अपर कास्ट का है। तो खैर ये सारी चीजें तो समस्या है ही। अच्छा, ये पूरी जो जर्नी रही आपकी 3 साल की, इस 3 साल की जर्नी में क्या अप्स एंड डाउन आपको फेस करने पड़े आपकी पर्सनल लाइफ में, या आप जब इतना वोकली आप डॉक्टर अम्बेडकर को अपनाते हो, आत्मसात करते हो, आप उसको छुपाते नहीं, क्योंकि कई सारे लोग, हम आप भी जानते हो और मैं भी जानते हैं, आपकी फैमिली में कई सारे लोग ऐसे होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे जो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ओन करने से भी डरते हैं, लेकिन आपके जैसे मेरे जैसे लोग नहीं डरते। तो क्या चैलेंजेस आपको कुछ फेस करने पड़ते हैं फैमिली के द्वारा या आस पड़ोस समाज के द्वारा, आपके जो भी पड़ोसी लोग हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस पर? देखिए जब शुरुआत की थी ना, हम्म तो छोटे से ही होती है शुरुआत, आपको पता हम्म है। 50 लोग देखते हैं, 15 लोग देखते हैं, हम्म 5 लोग 10 लोग देखते हैं। हम्म तो उस दौरान जब आप इस तरह के वीडियोस बनाते हैं ना, तो हम्म आसपास के लोग, दोस्त यार, सब लोग मजाक उड़ाते हैं हम्म कि ये क्या दिमाग खराब हो गया है क्या इसका, ये हम्म क्या काम कर रहा है, हम्म और क्या इससे क्या होगा, ये इससे सिर्फ जो है मन मुटाव बढ़ेंगे, लड़ाइयाँ होंगी। हम्म लेकिन जैसे जैसे वो चीज आप एक दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ते जाते हो ना, तो जब लोगों के नंबर भी बढ़ते जाते हैं, लोग देखते हैं कि ये 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल से लगा हुआ है, और लोग उसको अब कनेक्ट हो रहे हैं पूरे इंडिया से। और जब आपके पास फोन आने स्टार्ट होते हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, मतलब मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसी बड़ी कंट्री होगी जिससे मुझे फोन ना आया हो। हम्म बकायदा डोनेशन तक के लिए लोग मुझे कॉल करते हैं कि मैं आपको $1,000 देना चाहता हूँ। हम्म हालांकि मैं डोनेशन लेता नहीं हूँ, मैंने आज तक हम्म। किसी से डोनेशन लिया नहीं है। हाँ, ये आपने बहुत तो सही बात एक अपने एक ब्लॉग पर मोटिवेशन होता है, एक बोला। मोटिवेशन बढ़ता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपको $1,000 देना चाहता है, तो आपने अंदर कुछ तो होगा, आपने कुछ तो हम्म किया होगा। हम्म तब ये पड़ोसी, आपके दोस्त यार जो है ना, ये नजर नहीं आते। हाँ और उस समय ऐसा भी होता है कि वो जो दोस्त यार आपको इग्नोर करते थे, हम्म वो अब आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपकी तरह ही काम करना चाहते हैं। हम्म तो वो चीज भी देखी है मैंने कि जब कोई सब इग्नोर करते थे और आज जब सब मुझसे मिलना चाहते हैं और मेरे हम्म तरह ही ये सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ। हम्म हालांकि हर टाइम समस्याएं भी होती हैं, और मतलब बहुत सारी समस्याएं भी आती रहती हैं बीच बीच में, जैसे अभी अभी रिसेंटली समस्या चल रही है मेरी लाइफ में। हम्म। आपने बताया इसके बारे में, अगर आप बताना चाहें तो खुल के बता सकते हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो कि क्या एक्चुअल में क्या पूरा केस क्या रहा वो। देखिए मैं इसमें है ना, मेरी जो जो सिचुएशन है ना, हम्म। इसमें काफी जटिल है ये। अच्छा। इसको इस तरह से दुश्मनों ने प्रोजेक्ट किया है कि ये मतलब होता है ना कि बहुजन बहुजन की फाइट चल रही है। बट अच्छा। एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पर एक व्यक्ति था हम्म जो अपर सो कॉल्ड अपर कास्ट से था, हम्म अपने आप को अपर कास्ट बोलता था, और ये बोलता था कि भैया इन लोगों को है ना दबा के रखना चाहिए, तभी ये हम्म लोग है ना उनके दिमाग ठिकाने पे रहते हैं। हम्म और एक दो बार उसने जातिगत गालियां बकी। हम्म इस वजह से उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगवा दिया। हम्म एट्रोसिटी एक्ट लगने के बाद हुआ क्या कि वो, मालूम है ये एक ऐसा एक्ट अगर लग जाए गलती से ना, तो वो इतनी आसानी से छूटता नहीं है। तो उसने हाँ। हर एक बड़े नेता से कॉल लगवाया, हर गुंडे से कॉल लगवाया, हम्म गुंडे तक घर पे लेके आया, कट्टे तक लेकर हम्म आया, डराने की धमकाने के लिए कि डर जाए। मेरी हम्म, गाड़ी पे अटैक भी हुआ था, मैंने बताया था। हाँ मेरी चारों तरफ से गाड़ी को उन लोगों ने घेर लिया था, हालांकि मुझे लग नहीं रहा था कि उनकी इतनी हिम्मत है कि वो मुझे टच कर पाए, लेकिन डरा धमकाने की कोशिश कर रहे थे। जब डरे धमके नहीं हम लोग, हम्म तो हमारे ही लोगों के थ्रू कुछ केस डाल दिए गए हम्म जो टोटली फेक है। हम्म एक भी केस प्रूफ नहीं हो सकता है अगर वो कोर्ट में जाता है तो। अभी हम्म पुलिस के पास तक था, इसलिए वो परेशान कर रहे थे। हम्म तो वो खुद तो जीत नहीं पाया, तो हम्म हमारे कुछ लोग ऐसे गुमराह लोग होते हैं जो आपको उनके कहने पर हम्म इस तरह के काम कर देते हैं। तो वो उनने काम कर दिया है, कोई बात नहीं, मैं भी हाई कोर्ट जा रहा हूँ और हाई कोर्ट में जाकर उन सबको चैलेंज कर रहा हूँ, हम्म और मानहानि का दावा भी ठोकूंगा 10-15 लाख का, हम्म। ताकि उनको भी बिल्कुल। समझ आए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए उनको। तो इसमें आपको अपने समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो न्याय
उसमें न्यायालय में हैं, वकील हैं, उनसे कुछ मदद मिल रही है आपको? देखिए हम है ना एक बहुत छोटे शहर में है, ग्वालियर। हाँ हम दिल्ली में नहीं है। जैसे आपने हाँ रिसेंटली अगर एक केस देखा होगा रतनलाल सर का, हाँ। तो वहाँ बहुत सारी बहुजन मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, वो तुरंत आ गए, सपोर्ट में आ हम्म, गए, धरने भी हम्म। देने लग गए। ग्वालियर एक बहुत छोटी सी जगह है। तो यहाँ पर मतलब, अगर आप दिल्ली में किसी को बोलोगे कि भाई यहाँ आ जाओ, तो दिल्ली से कोई हाँ ग्वालियर आएगा नहीं। हाँ। नहीं, मेरे है ना? सपोर्ट सपोर्ट से मेरा मतलब था कि देखिए, आप कोई भी दिल्ली से या नागपुर से या मुंबई से कोई आपके वहां पर ग्वालियर नहीं आने वाला है, लेकिन आपको बिल्कुल। आपको गाइडेंस तो दे सकता है कि किस तरीके से आपको केस को लड़ना है, किस वकील के पास जाना है। ग्वालियर में कोई अच्छा वकील हो तो वो हाँ, आपको नहीं नहीं, ऐसा इस तरीके से। हाँ आप इस तरह से, जो जिनको मैं सम्राट बोलता हूँ, मेरे हाँ सब्सक्राइबर हैं, हाँ। जिनको मैं सम्राट बोलता हूँ, उनकी इतनी शानदार एक टीम है ना, कि हम्म मैंने अगर ये बोलता हूँ कि मुझे आगरा में हेल्प चाहिए, हम्म। तुरंत मेरा फोन आने लग जाते हैं हर जगह से, और हर तरह की हेल्प हो जाती है। मैंने बोला मुझे हम्म इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ काम है, हम्म। तुरंत वहां के वकीलों के कॉल आने लग गए मुझे। अच्छा। मैंने बोला कि मुझे ग्वालियर में कोर्ट जा रहा हूँ मैं, हम्म तुरंत वहां से फोन आने लग गए। मैं तो जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि हम्म। आपको पता है वो लोग मुझे डेली देखते हैं, मैं तो नहीं देखता ना उनको। एग्जैक्टली। लेकिन जब वो मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली वाले हैं, बिल्कुल मेरे हम्म खास वाले हैं। हम्म और वो हर संभव मदद करने के लिए तैयार होते हैं। हम्म। तो बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प बहुत ज्यादा मिलती है मुझे, हर जगह से मिलती है। मतलब मैं यहाँ सोचता हूँ कि भाई इस कोर्ट रूम में अच्छा ये कोई व्यक्ति बैठा, पता चला वो मुझे जानता है पहले से, अच्छा। और मेरे सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है कि आप बोलिए तो क्या करना है। हम्म। तो हेल्प बिल्कुल मिलती है, इस तरह से मत मिलती है। ठीक। अच्छा, एक बार मैंने कई जगह ऐसा पढ़ा भी, आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ था, उसमें भी शायद आपने मेंशन किया होता कि बराक ओबामा आपको शायद फॉलो करते हैं, या फिर मैंने कहीं और पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ मैंने सुना है कि, तो वो कहानी कैसे, मतलब एक इतने शख्स, पूरी दुनिया के सबसे सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, वो आपको फॉलो करते हैं, तो ये इसके पीछे की कहानी क्या है? ये इसकी पीछे की कहानी भी जो है पूरा, मतलब पूरा एक जो टेक्निकल नॉलेज है मेरा, अच्छा। ये टेक्निकल नॉलेज ही है। इस वजह से मुझे बराक ओबामा फॉलो करते हैं, मुझे ब्रिटनी हम्म स्पीयर फॉलो करती है, मुझे अमेरिका के बहुत सारे जो बड़े ब्लू टिक वाले हैं वो फॉलो करते हैं। मुझे लगता है हम्म शायद किसी ने लिस्ट डाली थी, हम्म। शायद 20 या 25 लोग फॉलो करते हैं मुझे। अच्छा। और उसका कारण ये है, जो बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे थे, हाँ हाँ। उस दौरान जो है ऑनलाइन बहुत कम लोग हुआ करते थे। मुझे लगता नहीं हम्म ट्विटर कोई चलाता होगा, ग्वालियर से तो कोई हम्म भी नहीं चलाता होगा, दिल्ली से बहुत कम लोग होंगे। हम्म तो उस दौरान मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से जानता था, समझता था, और कैसे काम किया जाता है, यूट्यूब कैसे काम करता है, हम्म फेसबुक कैसे काम करता है, गूगल प्लस कैसे काम करता है। उस दौरान ये सब चीजें चलती थी और कुछ चलता था। हम्म तो उस समय मुझे बराक ओबामा बहुत ही ज्यादा पसंद थे। हम्म मतलब मुझे ऐसा लगता था यार ये व्यक्ति जो है यूएसए का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। हम्म उस दौरान मैं उनके लिए काफी ज्यादा है ना, होता है ना, प्रचार किया हम्म ऑनलाइन, कि मुझे ये व्यक्ति पसंद है और यही प्रेसिडेंट बनना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनमें हम्म जब वो वहां से कैंपेन चालू करते थे इलेक्शन का, हम्म तो मैं उनका पूरा उसमें सपोर्ट करता था और हेल्प करता था हम्म। उस कैंपेन को रन करने में। अच्छा। तो उस दौरान उनकी टीम की तरफ से, या उनकी तरफ से, बेसिकली टीम ही होगी उनकी हम्म। उनकी टीम ने मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। उनने फॉलो करना स्टार्ट किया, उसके बाद ब्रिटनी स्पीयर्स ने फॉलो करना स्टार्ट किया मुझे, उसके बाद हम्म। ऐसे बहुत सारे जिनके मैं खुद नहीं जानता वो कौन है, उनने मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो वो इसी कारण हो पाया क्योंकि मैं उस चीज को समझता था और मैं वहां उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ था। और मैं खुद चाहता था कि वो प्रेसिडेंट बने, क्योंकि अगर एक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट अगर बहुत अच्छा दिमाग का होगा, अच्छी सोच रखता होगा, तो उसका असर भारत पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रम्प बने तो उसका असर भी भारत के ऊपर पड़ा ही था। हाँ, तो खैर पड़ता ही है। आज की डेट में बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं रही कि किसी को पता नहीं चलता। खैर, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि आज की डेट में आप देखते हैं कि यूट्यूब बहुत एक अच्छा मीडियम है, ना सिर्फ अर्निंग करने के लिए, बल्कि अपने सोशल मैसेज को पहुंचाने के लिए, समाज को जगाने के लिए, समाज को समझाने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए। इसमें आप देखते हैं कई बार, जैसे मैं नोटिस करता हूँ अपने बहुजन तबके की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अ, भड़काऊ और टाइप के थंबनेल डाल देते हैं, या उसकी उनकी वीडियो में अगर आप जाके देखोगे तो कई लोग गालियां दे रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी चल रहा है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई भी बकवास की जा रही है। बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के
किताबों को मेरे ख्याल से तो उन्होंने नहीं पढ़ा, तभी कोई व्यक्ति इतना गाली गलौज कर रहा है यूट्यूब पर। तो फिर इस तरह का जो कंटेंट है वो जो पूरा समाज है उसके ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालता है, या उस। देखिए, होता क्या है कि जब मैं इस पूरे फील्ड में आया था, हम्म। यूट्यूब और इस सब चीजों के, उस समय चैनल ज्यादा हुआ नहीं करते थे। हम्म। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं दलित दस्तक को भी नहीं जानता था, ना ही नेशनल दस्तक चैनल मैंने कभी देखा था। हम्म। और उस दौरान मैं कुछ एक ऐसे यूट्यूब चैनल्स देखता था जिसमें जो है वायरल वीडियोस डलते थे हमारे समाज के, किसी के भाषण डाल दिए, किसी ने उठाकर हम्म। ऐसे ही, किसी ने कुछ बोला तो वो उठा के डाल दिया। ऐसे हम्म। बहुत सारे चैनल हुआ करते थे, जिसमें नाम बताऊं तो अम्बेडकर टाइम्स था एक, हम्म। ऐसे करके और भी चैनल हुआ करते थे। हम्म। तो उस वो एक दौर था हम्म। जब लोगों को पता नहीं था कि यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हम्म। और हमारे लोगों भी ऑनलाइन नहीं है। हम्म। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो ऑनलाइन नहीं है, मुझे लगता है अभी भी सिर्फ 10% लोग ही ऑनलाइन मुश्किल आए से, हैं। मुश्किल से। और जब हमने शुरुआत की थी ना, तब तो कोई था ही नहीं, हम्म। मतलब चैनल ही नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या देखेंगे उसको। हम्म। तो उस समय है ना, कुछ भी कंटेंट डलता था और हम्म। वो चल भी जाता था। हम्म। लेकिन धीरे धीरे एक और जनरेशन आई, हम्म। जो जनरेशन थी बी लव बाबा साहेब, हम्म। एक प्रशांत बौद्ध, हम्म। और एक दो चैनल और थे ऐसे। हम्म। उनका कंटेंट थोड़ा अलग टाइप का आया। हम्म। वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर टाइप का, मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति है वो भाषण दे रहा है या खुद ही बार बार वीडियो बना के डाल रहा है किसी भी टॉपिक के ऊपर। हम्म। वो भी भड़का हुआ करते थे, नो हाँ। डाउट। उसके बाद दूसरा जो जनरेशन आया ना, वो जनरेशन था हमारे जैसे लोगों का। हम्म। मेरा हो गया, नेशनल दस्तक हो गया, दलित दस्तक हो गया। इनका जो कंटेंट था, हाँ चैनल इनके पहले से थे, लेकिन जो कंटेंट रेगुलर डलना स्टार्ट हुआ ना, वो एक बहुत टाइम बाद आया। और इन लोगों ने बताया, खासकर नेशनल दस्तक ने हमको बताया कि जो पत्रकारिता जो लोग मेन स्ट्रीम वाले कर रहे हैं, वो आप यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। हम्म। जितने भी बहुजन यूट्यूबर पत्रकार हैं, ये नेशनल हम्म। दस्तक की वजह से ही यहाँ पर आए हैं। हम्म। आप ये बात सब जानते हैं और सब मानते भी हैं इस बात को। हम्म। तो ये एक अलग जनरेशन थी, जो एक खास तरीके से पढ़े लिखे लोग थे। ये IMCC जो इंस्टीट्यूट है, शायद IMCC है, शायद है ना, यही नाम है ना। नहीं, मुझे। इससे इससे पढ़कर निकले हुए लोग हैं, हम्म। जो यहाँ पर आकर इन लोगों ने पूरा एक सेटअप बनाया और ये सब चीजें की। और उसके बाद एक और जनरेशन आई इनको देखकर, कि हम्म। इनको लगा कि यार यहाँ से एक करियर भी बनाया जा सकता है। वो जो है हम्म। जनरेशन अभी है, जिसकी बात हम्म। आप कर रहे थे, हम्म। जो कुछ भी थंबनेल डाल रहा है। ये लोग जो है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए नहीं है। ये हम्म। लोग अपनी लाइफ और यूट्यूब के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम्म। धीरे धीरे ये भी सीख रहे हैं कि किस तरह से जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के साथ मतलब सही करते हुए आप किस तरह से वीडियोस अपलोड कर हम्म। सकते हैं। हम्म। तो जो आप बोल रहे हो ना, वो अभी चलेगा, अच्छा। काफी टाइम तक चलेगा। और चलने के बाद जब इनको स्ट्राइक मिलेगी या लोग कंप्लेन करेंगे, चैनल बंद होंगे, उसके हम्म। बाद वापस से ये लोग पटरी पर आएंगे और एक अच्छा कंटेंट डालना स्टार्ट हम्म। करेंगे। जैसे एक आपका चैनल हो गया, हम्म। और एक अम्बेडकराइट करके एक चैनल है। अम्बेडकर का ऑब्जर्वेशन। और हाँ, अम्बेडकर ऑब्जर्वेशन भी एक चैनल हाँ। है, एक द अम्बेडकराइट भी एक चैनल है। अच्छा। और एक जय भीम चैनल है, हाँ। जय भीम मेरी जान। हाँ, ऐसा ये है। एक अलग जनरेशन है। इनके कंटेंट जो होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत कोई हाँ। भी देख सकता है, गाली गलौज नहीं होते हैं इनमें। हाँ। तो ये जनरेशन जो है ना, जैसे मोबाइल आईफोन लेते हैं ना, iPhone 1, हम्म। iPhone 2, अभी iPhone 13 चल हम्म। रहा है। तो ये हम्म। जनरेशन हमारी जो जनरे लोगों में भी चल रहा है। ये हम्म। जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, वैसे हम्म। वैसे हमारा कंटेंट की क्वालिटी भी बढ़िया होती जाएगी और सुधरता भी जाएगा। और इसको देखने वाले अच्छे लोग भी आएंगे इंटरनेट पर। ठीक। अच्छा, ये चीज आपने पता नहीं ऑब्जर्व की है या नहीं, लेकिन मैंने काफी की है कि जितने भी बहुजन तबके के लोग जो यूट्यूब पर आ रहे हैं, भले ही वो करियर बनाने के लिए आ रहे हों या फिर समाज सेवा करने के लिए आ रहे हों, लेकिन उनका जो रुझान रहता है वो सिर्फ एक खास तरह के कंटेंट के ऊपर रहता है। उसमें या तो आप वो धार्मिक कंटेंट होता है, या फिर वो न्यूज पोर्टल बना लेते हैं। ये दो तरह का कंटेंट मैंने देखा है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसपे काम नहीं होता। जैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाला था कि किस तरह के आप आइडियाज, टॉप 10 यूट्यूब आइडियाज फॉर बहुजन कम्युनिटी करके। तो उसमें आप जैसे कि आप मूवीज के रिव्यू कर सकते हैं जिसका बहुजन पर्सपेक्टिव है। अब जैसे मैं कोई मूवी आती है तो मैं उसका रिव्यू करके डाल देता हूँ, लेकिन वो मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरा बेसिक काम जो है वो लिटरेचर के ऊपर है। वैसे ही आपका तो खैर आप पूरे ऑलराउंडर हो, आप तो अपना लाइफ वहां पर शेयर कर रहे हो, तो सारी चीजें आप शेयर करते हो। लेकिन
इस तरह के कई सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि आप लॉ अगर आप देखेंगे तो फैजान मुस्तफा सर हैं, वो लॉ समझाते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। लेकिन बहुजन पर्सपेक्टिव से लॉ समझाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मैं देखता हूं कि अगर एक हमारे जैसे एक आम नागरिक को अगर लॉ अगर कोई दिक्कत में अगर वो पड़ जाए तो फिर उसको तो बड़ी समस्या आ जाएगी। उसकी भाषा में उसके तरीके से समझाने वाला कोई भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गैप है। इसको अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। तो इस तरह के कंटेंट की तरफ कोई रुझान नहीं है। मैं ये चीज में समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों है। इसका रीजन मैं बताता हूँ ना। इसका हम्म। रीजन है पैसा। हम्म। सबको पता है न्यूज से अच्छा खासा पैसा बन जाता है। अच्छा। हाँ। और जो लोग जिनको ज्यादा समझ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि एक तो न्यूज वाले है ही नहीं हमारे पूरे इस हम्म। बहुजन सिस्टम में। तो हम्म। जो लोग भी आ रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, उनको ये बात पता है कि न्यूज डालने से अच्छा खासा पैसा बनता है। हाँ। मतलब ऐसे चैनल भी मैंने कोई देखे हैं मनी मिलता है उसमें। जो, हाँ, 70-80 हज़ार रुपए तो समझ लीजिए बहुत आम बात है। इतना तो मेरा भी नहीं बनता कभी। तो भी मैं अपने इस पे स्टिक इसलिए हूँ ब्लॉग पर, क्योंकि मैं न्यूज वाला नहीं हूँ। मैं हाँ। न्यूज नहीं दे सकता। तो मैं ब्लॉग अच्छे शूट कर सकता हूँ। मैं अलग अलग एंगल से उस चीज को आपको फील करा सकता हूँ कि आप मेरे साथ ही बैठे हो। हम्म। लेकिन न्यूज नहीं बोल सकता ना मैं। हम्म। मैं भी कल से अगर न्यूज स्टार्ट कर दूंगा, हो सकता है मेरे अकाउंट में भी इतने पैसे आने लग जाए, सत्तर एग्जैक्टली। अस्सी हजार रुपए। तो उस मुझे तो बस एक थंबनेल ही तो बनाना है, एक थंबनेल डालना है और थोड़ी बहुत बात कर लेनी उसके बारे में, हो गया। तो आज की डेट में बात बहुजन यही है। सबका इतना इतना समझदार तो हो गया कि राजनीति कैसे काम करती है उसको समझ में आ रहा है। जितने यूट्यूब पर लोग आ हाँ, रहे हैं तो वो चीज तो आप बात कर ही लोगे, लेकिन वो काफी मतलब आसान काम है कंपेरेटिवली इस तरह के काम में। लेकिन ये क्या है ना, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, हाँ। आप एक्सीलेंसी के पीछे नहीं भाग रहे हो। एग्जैक्टली। आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो, हम्म। आप जो चीज जानते हो, आप जो चीज हम्म। कर सकते हो, अगर आप उसके पीछे भागोगे तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर आप न्यूज के बारे में बात कर रहे हो और आपको उसकी कोई ज्यादा समझ नहीं है, तो आप पर्टिकुलर टाइम तक चला ले जाओगे, हम्म। पैसा भी कमा लोगे, हम्म। लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगा वो। ठीक है। क्योंकि लोगों को धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि भाई आप सही व्यक्ति नहीं हो न्यूज के लिए। जो व्यक्ति हाँ। सही होगा लोग उसके पास चले जाएंगे। हाँ। तो मेन कारण यही है, पैसा। पैसे को, और एक्चुअली बहुजनों के पास पैसा है भी नहीं। बहुत हम्म। गरीबी से उठे हुए हैं, बहुत बुरे हाल है। हम्म। मैं बहुत से यूट्यूबर्स के घर जाके देखा है। निरंजन है एक बहुजन साथी, हाँ। वो बेचारा पल्लेदारी करता था और एक भेड़ी छोटी सी चारा जगह के पर में रहता एक हूँ। कमरे में रहता है। हाँ। और खेती बाड़ी उसका काम है। विशाल है, वो खेती बाड़ी करता था। हाँ। तो पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो हम्म। यही है कि आप पहला पैसा कमाओ, और हम्म। पैसे कमाने का वो देखो कि आपको किस साइड मुड़ना है, हम्म। क्या करने से आप ज्यादा बेहतर और भी आगे डेवलप करके उस चीजों को आगे ले जाया जा सकता है, वो हम्म। काम आपको करना चाहिए। ठीक। तो पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर कोई मैं नहीं कर सकता ये। हाँ, ये चीज तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो काम करना चाहते हैं समाज के लिए, लेकिन उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। जिनके पास पैसा है, जिनके जिनके पास संसाधन है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ है हर चीज की, वो समाज की तरफ से कट से गए हैं। ऐसा ही पर्सन मेरा ऑब्जर्वेशन कि वो समाज को लेके इतना नहीं सोचते, ना ही वो चलते हैं। वो सोचते हैं अरे ठीक है यार, हाँ अपनी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं जॉब वॉब लग जाए तो अच्छा है, अगर विदेश निकल सकते हैं तो विदेश निकल जाए, समाज समाज से कोई बिना बिना है। तो खैर, ये सारी चीजें हैं, जनरेशन है, ये अपनी सारी चीजें अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगी। तो वो ठोकर खा के तो समझ में आ ही जाएगा कि कैसे काम करना है। खैर, मैं थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा जानना चाहूंगा। भाभी जी हैं, उनके बारे में कई बार कहा जाता है कि वो क्रिश्चियन है। तो वो क्या दलित क्रिश्चियन है क्या वो? एक्चुअली आपको वैसे मैंने बताया पहले भी कि ग्वालियर जातिवाद का गढ़ है। हाँ। तो ये यहाँ मैं जब खुद ग्वालियर बच्चे का ही होते हैं हूँ। ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ। और जब उनका एडमिशन होता है, हम्म। और एडमिशन होने के बाद जब उनका सरनेम पूछा जाता है, हम्म। तो वहां ही डिसाइड होता है कि उन बच्चों को क्या करना है। मतलब उनको क्लास हम्म। मॉनिटर बनाना है, कि उन्हें पीछे छोड़ देना है, या हम्म। उनको किस नजरिए से देखना है, उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है। हम्म। तो मेरे जो ससुर जी हैं, ये पुराने अम्बेडकरवादी हैं, वामसेब से जुड़े हुए हैं कई सालों से। और अच्छा। उनको ये सब बातें पता है, क्योंकि वो ये सब चीजें झेल चुके थे। हम्म। तो जब वो ये सब चीजें झेल चुके थे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी ये सब झेलें। तो हाँ। एक्चुअली में हुआ क्या था कि वो ये सारी चीजें झेल चुके थे, तो वो नहीं चाहते थे उनके बच्चे भी ये सब झेलें। तो हम्म। वो क्रिश्चियन नहीं बने। हम्म। मतलब नॉर्मली लोग क्या होते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं ताकि इन सब हम्म। चीजों को ना झेलना पड़े।
तो उन्होंने उनको एक आइडिया आया कि बच्चों के नाम चेंज कर दिए जाए। बच्चों के नाम से समझ ही नहीं आएगा अगर कि वो किस जाति के हैं, क्योंकि नॉर्मली तो वो इंसान पूछता नहीं है। तो जब उनको पता ही नहीं चलेगा तो उनको ये सब चीजें फेस नहीं करने नहीं पड़े। होंगे, इस तरह का गलत व्यवहार नहीं होगा। तो उनने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया। अच्छा। तो मेरी वाइफ, उसका नाम है चैंडलर कॉर्पस। अच्छा। और मेरा जो साली है उनका नाम है मार्गेशन। मार्केशन। ठीक है। और मेरे जो साले हैं उनका नाम है मार्शल डेविड। मार्शल डेविड। इसमें हाँ, भी, अच्छा इसमें भी सरनेम अलग अलग है शायद, मतलब नहीं, जो सरनेम नहीं, लास्ट। एक्चुअली ये नाम ही है, अच्छा प्रॉपर पूरा पूरे नाम ही नाम है। है। अच्छा अच्छा। हाँ, चैंडलर चलिए। कॉर्पस नाम है ये। ठीक मेरा। तो जब कोई कोई हाँ जब ये नाम सुनता है तो उसके दिमाग में यही ख्यालात आता है कि सामने वाला व्यक्ति क्रिश्चियन है। हाँ और क्रिश्चियन आते ही उसके दिमाग में जातिवाद आता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो फिर धर्म के बाहर ही है, तो क्या ही जाति बात करना उसमें। हाँ, तो हाँ। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो उनने किया था, जो सक्सेसफुल हुआ है। हम्म। और आज भी इनके नामों की वजह से इनकी बहुत, मतलब हमारे शहर में तो पूरी बहुत अच्छी पहचान है। कॉर्पस का नाम सुनते ही समझ जाता है अच्छा कॉर्पस कौन है कॉर्पस। तो ये इस तरह का नाम पूरे ग्वालियर में किसी का नहीं होगा। हाँ। ठीक, मेरा अगला प्रश्न सर बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आप खुद बुद्धिस्ट हैं, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन आप क्लेम तो करते हैं शायद ऐसा। आप बुद्धिस्ट हैं, ठीक। तो बुद्धिज्म को लेकर हम देखते हैं कि हमारा जो पूरा बहुजन समाज है, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो या दलित वर्ग हो, ट्राइब को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा, माइनॉरिटीज को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो इनके जो बुद्धिजीवी हैं, वो बाबा साहब के ऊपर बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं। साथ में ही तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर भी लंबे लंबे भाषण देते हैं। लेकिन जब इनसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि आप अपने मूल धर्म में कब वापसी करेंगे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप थोड़ा सेफर साइड में भी रखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप खुल के बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा देखिए, होता क्या है कि जो ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट बोलते हैं, अपने आप को क्लेम करते हैं, रहेगा। या ये बोलते हैं कि हम तो बुद्ध की राह पे चल रहे हैं, हम्म। लेकिन जब पता चलता है कि वो तो बुद्धिस्ट कभी बने ही नहीं, हम्म। तो वो जितने भी लोग हैं या जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, 90% लोग जो है अभी 2016-17 के बाद से ही उन हम्म। बदलाव आया है उनमें। हम्म। और जब उनको ये बदलाव आया तो वो लोग इस बारे में बात करते हैं और ये क्लेम भी करते हैं कि वो हैं। हम्म। और ज्यादातर जो नेता होते हैं, हम्म। मतलब जैसे किसी को नेता बनना है हम्म। तो वो ज्यादातर बाबा साहब का नाम लेता है हम्म। और हर तरह की बातें करता है। और हम्म। बुद्धिस्ट बन की वो भी बोलता है कि मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, हम्म। लेकिन वो कभी बुद्धिस्ट बने ही नहीं थे। वो तो हम्म। सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उन्होंने ये सारे काम किए। हम्म। और इसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि बुद्धिस्ट बनना कैसे है। कोई बहुत सारे हम्म। लोग के फोन मेरे पास आते हैं, भैया हमें बुद्धिस्ट बनना है, कैसे हम्म। बने। हम्म। तो आप, मैं उनको ये बोलता हूँ, नियरेस्ट बुद्ध विहार चले जाइए, हम्म। वहां बनते मिलेंगे, वो जैसा बताए वैसा आप कर लीजिएगा। हम्म। तो ये समस्या यही आती है कि लोग अभी रिसेंटली चीजों में चेंज हुए हैं, नहीं, 2016-17 से। मेरे से ज्यादा प्रश्न नहीं समझे। जो आम जनता है मैं हम्म। उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो उसका तो मुझे पता है कि अभी तो काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा वो पूरा समाज। मैं बात कर रहा हूँ इस समाज का बहुत जो एकदम क्रीम जो लेयर है ना, जो बुद्धिजीवी वर्ग जिसे हम कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आम जनता की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे उनसे अभी कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं पर्सनली नहीं नहीं मानता नहीं, कि वो। आम जनता जो है ना, वो ना तो क्लेम करती है और ना ही वो बनी है बुद्धिस्ट, सच हाँ, तो बताऊं मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बुद्धिजीवी वर्ग की, जो प्रोफेसर हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो कहीं बढ़िया जॉब कर रहे हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन बुद्धिस्ट बाबा साहब पर और व्याख्यान दे देंगे, बड़े बड़े भाषण दे देंगे। बाबा साहब की किताब रिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने कहा कि समाज का मार्गदर्शन करने वाला बुद्धिजीवी वर्ग होता है। तो उस बुद्ध, अगर आप सोचिए हाइपोथेटिकली कि कल के दिन पूरे दिल्ली में जितने बुद्धिजीवी वर्ग बहुजन तबके का बैठा है, वो खड़ा हो जा रहे बोले कि हम तो सारे के सारे बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एक क्रांति नहीं होगी क्या? अगर वो हाँ, वाकई, बिल्कुल अगर होगी। ये वाकई में अगर बाबा साहब को मानते हैं, बाकी भाषण देने की बात है तो वो दे ही जाए, फिर उसमें क्या। नहीं, आप रिसेंटली अगर आप शायद उनकी बात कर रहे हो, आप रतनलाल सर की, जिन्होंने बोला है कि मैं निकलते ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा, अभी नहीं, मैं तक उन बुद्धिस्ट नहीं थे। पर्सनली मैं किसी के ऊपर नहीं बात कर रहा, मैं पूरे समाज, पूरे बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे ना, अगर आप खुद भी एक प्रोफाइलिंग करेंगे ना, तो आप काउंट कर सकते हो कितने हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं और उनमें से कितने बुद्धिस्ट हैं। लगभग हर व्यक्ति बाबा साहब की बात करता है, तथागत गौतम की बात करता है, लेकिन उनमें से बुद्धिस्ट कितने बने?
तो जब आप ये, मैंने क्योंकि मैंने तो ये चीज देखी है, मैंने कैलकुलेट करा कि भाई इतने सारे हमारे समाज में लोग हैं और ये इतने बढ़िया लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। ये हर जगह, किसी भी जगह जाते हैं तो बाबा साहब की बात करते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो सम्राट अशोक की बात करते हैं, तथागत गौतम की बात करते हैं, लेकिन ये खुद आज भी उसी हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं। मैं उनके ऊपर चाहता था कि आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, मैं ज्यादा वही इस बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर अच्छा, ठीक बोलूंगा ना ठीक, तो उस कोई चीज बात में नहीं। एक ना कंट्रोवर्सी होने लग जाएगी। हाँ हाँ। और क्या है ना, जो अच्छा कर रहा है ना हम्म। उसे करने दो, अच्छा। क्योंकि वैसे ही बहुत कम लोग हैं जो अच्छा कर रहे हम्म हैं। हम्म अगर आप, जैसे कई बार होता है, मैंने देखा कि है ना, एक शादी का कार्ड है, एक बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, जो बाबा साहब की बात करता है, लेकिन हम्म एक साइड तो बाबा साहब की फोटो होती है, दूसरी साइड और किसी की फोटो होती है। हम्म तो कई लोग है ना बोलते हैं ये क्या क्या कर रहा है ये। हम्म मैंने ये बोला चलो कम से कम बाबा साहब एक साइड तो आ गए ना, हम्म अब वो मेन भी हो जाएंगे और बाकी लोग हम्म भी हट जाएंगे। हम्म तो अगर आप उसी को उस समय बोल दोगे ना कि यार क्या दिमाग खराब है तुम्हारा, तो उसका हम्म। वो आगे वो काम करेगा ही नहीं। इसलिए अच्छा। अगर जो कोई अच्छा काम कर रहा है थोड़ा उसे करने दो, ठीक है। वो उससे और प्रेरित होगा और भी अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, हो सकता है उसका माइंड सेट हो जाए और वो बुद्धिस्ट भी बन जाए। ठीक है। ठीक इसलिए अपन इस बारे में ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। है। ठीक है। वैसे मैं इस बारे में, मैं क्योंकि इसीलिए मैंने सिर्फ एक विशेष वर्ग के बारे में बात की थी, आम जनता के बारे में नहीं बात की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो तबका है वो इस समाज को दिशा दिखा सकता है, दिशा दिखा भी रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ तो कमी रह रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि मैं भी अभी खुद को बुद्धिस्ट क्लेम नहीं करता हूँ, ना ही मैं बुद्धिस्ट बना हूँ, लेकिन मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हूँ पूरा। मैं धर्म को समझ रहा हूँ, मैं आर्कियोलॉजिकल चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बुद्ध के जो संदेश है उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप फॉलो करते हैं इस चैनल को, तो आप देखते होंगे कि बाबा साहब के ऊपर एक क्रोनोलॉजिकल पूरी सीरीज मैंने निकाली है कि एक डे के, एक जैसे आज तारीख है कोई, तो उस तारीख में बाबा साहब ने क्या काम किया था, और पूरी डिटेल में बताता हूँ। मतलब कि अगर कहीं विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया है, या फिर राज्यसभा में भाषण दिया है, संविधान सभा में भाषण कहीं दिया है, किसी को पर्सनली जाके संबोधित करा है, किसी सभा को संबोधित किया हुआ है, किसी को पत्र लिखा, तो पूरी डिटेल में मैं वो सारी चीजें देता हूँ वीडियो के फॉर्म में। इसके अलावा जातक कथाओं पर हम लोग एक पूरी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पूरी 547 जातक कथा हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसमें डॉक्टर जसवीत चावला जी होते हैं हमारे साथ, जिसमें कि हम लोग बुद्धिस्ट मैनेजमेंट समझाने की कोशिश करते हैं। बुद्ध का जो जातक कथाएं हैं वो एक्चुअल में मैनेजमेंट की कहानियां हैं। तथागत ने संघ के जो उनके भिक्षु थे उनको समझाने के लिए वो जातक कथाएं बताई थी, पूर्व जन्म की कहानियां नहीं। तो इन सारी चीजों को समझते हुए मैं गुजर रहा हूँ, और आने वाले शायद 1 या 2 साल के बाद में ऑफिशियली खुद को एज अ बुद्धिस्ट, अपने पुराना जो धर्म है उसमें चला जाऊंगा। लेकिन ये मेरी एक प्रोसेस जैसा आपने कहा, एक ट्रांजिशन फेज ये गुजर रहा है मेरा। लेकिन जो बुद्धिजीवी समाज है वो मेरे ख्याल से उस ट्रांजिशन फेज से गुजर चुके हैं, तभी तो बुद्धिजीवी वर्ग कहलाते हैं। तो मैं उस संदर्भ में एक बात रखने की कोशिश कर रहा था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अंजू भैया आपका, कि आपने समय दिया और बहुत सारी चीजों पर हमने बात की। एक आखिरी, कि आप हमारा जो युवा तबका है, जो अभी जो अम्बेडकर बन रहा है, जो जय भीम के नारे लगा रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी, और बाकी की जो भी आम जो युवा है उसको आप क्या संदेश देना देखिए, सिंपल सा एक जो मैं हमेशा बोलता हूँ सभी को, कि बाबा साहब ने सबसे पहले बोला था बी एजुकेटेड। चाहेंगे? ठीक है, और आप दूसरे नेताओं के भीड़ में रैली में जाके नारे ना लगाएं, ठीक। पढ़े लिखें और खुद इतने सक्षम बने कि आप उनकी जगह पर खड़े हो सके, ना कि उनके झंडे हम्म पकड़े खड़े हो। हम्म जब हर एक व्यक्ति जो शिक्षित बनकर इतना शक्तिशाली बन पाएगा कि वो झंडे पकड़ के ना खड़े होकर वहां उस चीज को समझ पाएगा जो बाबा हम्म साहब आपको बताना चाहते थे, वो चीज आप समझ पाओगे, तब हम्म। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ बदलाव आएगा। तो हाँ। झंडे पकड़ के मत खड़े हो और जय भीम का नारा मत लगाओ ज्यादा। उससे अच्छा उन बाबा साहब को पढ़ो, उनकी किताबें पढ़ो, हम्म। आपके जैसे चैनल हैं जो उनको देखो, क्योंकि आप बहुत सी ऑडियो बुक भी डालते हो, मैंने मैंने देखा। ऑडियो बुक से सर शुरुआत की थी, और उसके बाद फिर मैंने बुक रिव्यूज करना चालू किया। आपने देखा होगा एक किताब वाला सेक्शन चलाता है ललन टॉप चैनल पर, तो उसको हम्म, देखकर फिर मैंने अपने जो बहुजन तबका है उनके जो लिटरेचर है उसको रिव्यू करना स्टार्ट करा। फिर उसके अलावा मैंने वीडियो फॉर्म में एक्सप्लेन करना भी स्टार्ट करा, कि अब जैसे बाबा साहब की किताब है तो हर व्यक्ति तो नहीं पढ़ने बैठेगा। तो फिर मैंने उसको सोचा कि अब इसको ना एक एक 15-20 मिनट का एपिसोड बनाते हैं,
और उसमें समझाने की कोशिश करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, जहाँ पर जरूरत लगती है तो समझा देता हूँ, काइंड ऑफ ऑडियो बुक ही है। इसके अलावा हम लोग जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उनको भी अपने मंच पर बुलाते हैं, उनके साथ भी पूरा डिस्कशन करते हैं हर किताब के ऊपर, जो जो भी नई किताब अगर आती है तो इस तरह से अलग अलग सीरीज चल रही है। बहुत ये आने वाले टाइम में इसको एक डिजिटल लाइब्रेरी बन जाएगी बहुजन साहित्य, इसकी बिल्कुल कक्षा बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये हमारे युवाओं को देखना चाहिए, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है उनको ये सब चीजें बोर लगती हैं। उन्हें हाँ। जोशीले भाषण सुनने में मजा आता है, उनको रैलियों की भीड़ देखने में मजा आता है। तो ये सब ना देखते हुए अगर आप बाबा साहब के जो ब्लॉग्स मैंने शूट किए जहाँ पर वो कैसे हाँ। रहते थे, कैसे उनसे हम्म। प्रेरणा मिलती है कि वो हम्म। किस स्तर पे, किस संघर्ष से वो पढ़कर निकले, कैसे वो स्कूल के बाहर बैठते थे, वो हम्म। क्लासरूम में मैंने दिखाया है। अच्छा। और ये सब चीजें भले आपको बोर लगती हो, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को देखोगे, किताबों को पढ़ोगे ना, तो आपके हम्म। अंदर जो ट्रांसफॉर्म आएगा ना, वो उन नेताओं के बराबर आप खड़े हो पाओगे, और हो सकता है हम्म। आप उनसे भी बड़े नेता बन जाओ। हम्म। लेकिन पढ़ना जरूरी है। पहले शिक्षित बनो, फिर हाँ। संघर्ष करो, और फिर संगठित भी हो। यहाँ पर मैं बस यही एक ऐड सबसे करना इम्पोर्टेंट चाहूंगा चीज है। कि आपने जो बोला कि जो बोर्ड जो लगती है, बोरिंग लगती है लोगों को, और नो डाउट को बहुत बड़े तबके को लगता भी है कि काफी बोरिंग चीजें हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं भाई यार कुछ इसमें कुछ आप ऐड करो, कुछ या तो ग्राफिक्स ऐड करो इससे मजा आए देखने में, लेकिन कुछ तो ऐड करो, पढ़ा काफी बोर हो जाता है। तो उन सभी के लिए कि आप दुनिया में किसी भी बेहतरीन चीज को उठा के देखिएगा, वो बोरिंग का ही नतीजा है। आप एक आईएएस ऑफिसर को अगर आप देखोगे ना, तो वो कितने घंटों तक स्टडी बारह करता है, 12 12 घंटे पढ़ के बोर ही होता था ना वो। बोर ही होता है। तभी तो आप वो किसी, आईएएस ऑफिसर बन पाया। हाँ, आप किसी वैज्ञानिक को उठा के देखेंगे तो वो कई घंटों तक अपने लैब में लगा रहता है, तो वो बोर ही हो रहा है वहां पर, लेकिन वो उसके अंदर जुनून है, उसको कुछ चीज या तो बिल्कुल इजाद बिल्कुल करनी है या कुछ बिल्कुल। परिवर्तन ये करना हर कोई ये हर कोई समझ नहीं सकता, इसलिए है। हर हाँ। कोई उतने उस लेवल पर पहुंचता नहीं है। एग्जैक्टली। सीधी सी बात ये है। एग्जैक्टली, तो बोरिंग को मजाक मत समझिए। मेरे एक, मैं अपना गुरु मानता हूँ उनको, विशाल मलखान, स्टॉक मार्केट में काफी अच्छे टीचर हैं, वो सिखाते हैं। वो हमेशा कहते हैं बोरिंग मनी इज दी बेस्ट मनी। अगर आप बोर हो रहे हो और फिर पैसा कमा रहे हो, तो सबसे बढ़िया पैसा है। तो इस नोट के साथ हम लोग इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु भैया आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं, या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।